नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम श्रीवास्तव। क्रैकेट लेट्स बिगिन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन सीट, यानी कि कोई भी एक प्लेन सीट है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। आपको पता है हमारा जो गॉसेस लॉ का पूरा चैप्टर चल रहा है, वहां पर हम एक एक डेरिवेशन को क्लियरली समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था, क्योंकि आपको फिर से वही बातें बता देता हूं कि ये हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, गॉसेस थ्योरम वाला पार्ट पढ़ रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि गॉसेस थ्योरम में हम जितनी भी कहानी देखेंगे वहां पर हम अलग अलग डेरिवेशंस करेंगे, और हर डेरिवेशन में एक चीज कॉमन होगी। वो क्या होगी? हम हर डेरिवेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड किन के लिए फाइंड करेंगे? मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम निकालेंगे वो डिफरेंट डिफरेंट जो शेप्स होंगे, जो डिफरेंट टाइप के शेप्स होंगे, उन डिफरेंट टाइप के शेप्स के लिए निकालेंगे। जैसा कि आपने देखा था पिछले लेक्चर में हमने लीनियर के लिए निकाला था, यानी कि जब वायर पर फैला हुआ। आज हम इनफाइनाइटली प्लेन शीट के कारण निकालेंगे। गॉसेस थ्योरम में मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि हमेशा हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, हमेशा एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। और ये गॉसियन सरफेस हमेशा कैसा होगा? क्लोज्ड होगा। गॉसेस लॉ में बात क्लोज्ड की ही होती है। दूसरी चीज, यहां पर हम एक फॉर्मूला का ही यूज करेंगे, और वो फॉर्मूला क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, जो कि गॉसेस डेरिवेशन से निकल के आता था। फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट टी ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और क्यू कैसा? अंदर, यानी इनक्लोज। तो यही पूरी की पूरी कहानी है। चलिए शुरू करते हैं इसी कहानी के आगे। क्रैकेट, नाउ लेट्स बिगिन। देखो दोस्तों, यहां पर हमने क्या किया, एक थिन सीट मान ली। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इस पे पूरे पूरे में चार्ज फैला हुआ है। क्या? क्यू। पूरी सीट पर हमने मान लिया कि चार्ज फैला हुआ है, क्यू। अब इस सीट के कारण हमने क्या किया, एक सिलिंड्रिकल सरफेस इससे गुजरता हुआ मान लिया। क्यों? क्योंकि चार्ज को घेरते हुए हमें एक सरफेस बना है। अब आप सोच रहे होंगे मैंने सिलिंड्रिकल ही क्यों लिया। आप खुद सोचो, जब भी कोई पेपर होता है, एक कोई पेपर है, तो वो जो होता है छोटे छोटे एरियाओं से मिलकर के बना होता है। जैसा कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस हमने बना ली है, पूरी की पूरी, किसी भी रेडियस की, स्मॉल आर रेडियस की मान ली। और ये जो सरफेस है वो कैसा होगा? ऐसे ही छोटे छोटे सर्कुलर पार्ट से मिलकर के बना होगा। अगर हम ऐसे ही सिलेंडर बहुत सारे ड्रॉ कर दें, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो पूरा का पूरा जो थिन सीट है वो बन जाएगी। आई होप ये कहानी आपको समझ में आ गई हो। तो हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमने इस सीट से स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी माना, जो कि लाल कलर से आपको नजर आ रहा है। इसी पॉइंट पी को घेरते हुए हमने सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस की कल्पना की है अपने दिमाग में। क्यों? हमने मान लिया कि ये सीट जो है वो काफी सारे ऐसे ही सिलेंडर से मिलकर के बनी होगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई भी सीट है, इसमें ये पार्ट है, ये पार्ट है, ये पार्ट है, इस तरीके से तमाम के कैसे होंगे? सभी के सभी कैसे होंगे? सिलिंड्रिकल पार्ट होंगे। तो हमने क्या किया, इसके दोनों ओर पॉइंट पी मान लिए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इन पॉइंट पी से हमने थिन सीट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी वो बाहर की तरफ निकल रही होंगी। आप सभी को पता है कि पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं वो कैसे निकलती हैं? बाहर की तरफ। तो यहां पर भी बाहर की तरफ निकल रही होंगी। तो अब आप सोचो जरा कि ये जो पी पार्ट को जो घेर के रखा हुआ है वो कैसा है? सर्कुलर पार्ट है। हमने पिछले भी लेक्चर में आपको बताया था, जब भी हम सिलेंडर को लेते हैं तो सिलेंडर में तीन तरीके के सरफेस होते हैं। एक तो कर्व्ड पार्ट, और एक अपर पार्ट। अपर कैसा होता है? सर्कुलर। और बॉटम भी कैसा होता है? सर्कुलर। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये जो है वो कैसा है? सर्कुलर। तो यहां पर रखा हुआ था, तो आपने क्या किया, यहां पर छोटा सा एरिया माना, और उस एरियल कंपोनेंट क्या है? डीए वेक्टर। और यहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकल रही है? बाहर की तरफ, जैसा कि आपको नजर आया। सिमिलरली दूसरे साइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रही है। और यहां पर भी हमने क्या किया, एक छोटा सा पार्ट डीए मान रखा है। वही जो रेड कलर से एक छोटा सा बिंदु नजर आ रहा है, यही बिंदु क्या है? छोटा सा एरिया डीए है। तो मैंने देखो सर्कुलर पार्ट पे तो एरिया मान लिया, अब कर्व पार्ट पे भी एरिया मानेंगे। तो मान लिया जो कर्व पार्ट पे एरिया है वहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अवे की तरफ होगी, लेकिन जो एरियल कंपोनेंट होगा वो कहां की तरफ होगा? ऊपर की तरफ। तो अब आप एक चीज देखो, जो ये पार्ट है वो कैसा है? ये जो है वो सर्कुलर है, ये सर्कुलर है। और सिमिलरली ये पार्ट भी कैसा है? ये भी सर्कुलर है, और ये भी सर्कुलर था। आप लोगों ने देखा कि दो तरीके के सर्कुलर थे। तो सर्कुलर के कारण एरिया जो होगा वो इसका एरियल कंपोनेंट कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा। यहां पर भी एरियल कंपोनेंट परपेंडिकुलर। लेकिन अगर आप बात करें इस कर्व पार्ट की, जो ये पूरा का पूरा कर्व पार्ट है, तो इस कर्व पार्ट का एरिया कैसा होगा? यही तो होगा ना, ऊपर की तरफ। ये जो है
परपेंडिकुलर, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड होगी। यानी आप एक चीज कह सकते हैं कि सर्कुलर पार्ट में, यहां पर देखो उस पिछले वाले लेक्चर से कहानी थोड़ी सी उल्टी है। क्या है कि जब भी बात आएगी सर्कुलर पार्ट की, तो सर्कुलर पार्ट की अगर हम बात करें, यहां पर थीटा इज इक्वल टू कैसा है, 0 है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरियल वेक्टर एक दूसरे की डायरेक्शन में। लेकिन जब बात आएगी इस कर्व पार्ट की, ये पूरा का पूरा जो कर्व पार्ट है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी रेड कलर से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और एरियल के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो आपको पता है जब भी ई और डी दोनों ही एक दूसरे के 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर होते हैं, तो फ्लक्स हमेशा कैसा होता है, 0 होता है। तो आप एक चीज समझ गए होंगे, जो फ्लक्स फाई 0 होगा वो किसके लिए होगा, वो कर्व्ड पार्ट के लिए कैसा होगा, 0 होगा। लेकिन जो फ्लक्स फाई होगा वो किसके लिए, अगर हम बात करें जो टू सर्कुलर सरफेस है, जो टू सर्कुलर सरफेस है, इनके कारण फ्लक्स होगा। कहानी समझ में आई क्यों होगा? तो चलिए इसी चीज को हम आगे अपनी स्लाइड्स में देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट, देखो इनफाइनाइट प्लेन शीट थी, अब आपको काफी चीजें क्लियर हो रही हैं। तो यहां पर क्या है, डीए और ई वेक्टर एक दूसरे की डायरेक्शन में है। कौन से पार्ट में, सर्कुलर पार्ट में, इस साइड भी और इस साइड भी। तो यहां पर थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। तो यहां पर कोई ना कोई फ्लक्स जरूर होगा। लेकिन जब बात आएगी इस कर्व पार्ट की पूरी की पूरी, तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे डीए और ई के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री। हमने गॉसियन सरफेस इस तरीके से ड्रॉ कर रखा था। तो ये प्लेट को हमने क्यों यहां पर, आप देख पा रहे होंगे ये गॉसियन सरफेस इस तरीके का माना है, वो चीज भी आपको अब समझ में आ गई होगी कि ये सीट होगी कुछ इस तरीके से, छोटे छोटे सिलेंडर से मिलकर के बनी होगी। और जो सिलेंडर क्या होंगे, इस तरीके से इसके आगे पीछे कवर कर रहे होंगे। तो इसलिए हमने इस तरीके से यहाँ पर मान रखा है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, इन चीजों को अब यहाँ पर लिख भी लेते हैं। तो अब एक चीज और समझ लो जरा, क्या हुआ कि क्योंकि चार्ज पूरे के पूरे सरफेस पे फैला हुआ है, ये जो क्यू चार्ज है वो पूरे के पूरे कहाँ फैला हुआ है, सरफेस पर। और जब चार्ज सरफेस पे फैला हो तो वहां पर हम क्या लेते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी सिग्मा। और आप सभी लोगों को पता है जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, उस सरफेस चार्ज डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज पर यूनिट एरिया ही कहलाता है क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो हमने क्या किया, टू कैलकुलेट द फील्ड, हमने क्या किया, इमेजिन अ सिलिंड्रिकल या सिलिंड्रिकल कर्व गॉसियन सरफेस एज शोन इन द फिगर, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस डेरिवेशन को और क्लियर करते हैं। तो दिस गॉसियन सरफेस हैज टू स्फेरिकल सरफेसेस, मैंने पहले ही बता दिया कि इसके टू स्फेरिकल या सर्कुलर पार्ट होंगे, एंड कर्व एंड अ कर्व सिलिंड्रिकल सरफेस, यानी एक कर्व सिलिंड्रिकल सरफेस होगी। ऑन टू सर्कुलर सरफेसेस आप देख पा रहे होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरियल वेक्टर जो है डीए आर पैरेलल। पहले ही हम लोग पीछे के डायग्राम में देख चुके हैं कि ई और डीए एक दूसरे के कैसे हैं, पैरेलल है। जब भी सरफेस की बात आ रही भाई कुछ इस तरीके से, ये और ये हमारी थिन शीट थी, याद आया, कुछ इस तरीके से हम बना लेते हैं। देखो जरा, तो यहां पर क्या है, यहां पर जो हमने यहां पर छोटा सा एरिया लिया है, छोटू सा एरिया जो लिया है, यहां पर डीए और यहीं पर ई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव के चार्ज के कारण कैसी होती है, अवे। तो दोनों ही साइड, यहां पर भी डीए तो परपेंडिकुलर होगा, ये डी होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, ऐसी होगी। तो इसीलिए लिखा हुआ है आर पैरेलल। लेकिन जब बात आएगी यहां पर, तो यहां पर कैसी है, पैरेलल नहीं है, ई इस साइड में है और डीए इस साइड में है। तो यहाँ पर 90 डिग्री, यानी जब सिलिंड्रिकल पार्ट की बात आएगी तो वहां पर परपेंडिकुलर होंगी। तो लिख लेते हैं, ऑन अ कर्व सिलिंड्रिकल सरफेस ई एंड DA आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस फॉर्मूला होता है phi इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डीए, जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख पा रहे हैं। तो फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस क्या हो जाएगा, अब आप देखो, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे टू जो है वो कैसे हैं, सर्कुलर पार्ट है, तो टू फाई, एक ये और एक ये, टू सर्कुलर है, एक सिलिंड्रिकल है। ये जो पार्ट है पूरा का पूरा कर्व सिलिंड्रिकल पार्ट है, एक है। तो इसलिए फ्लक्स का फॉर्मूला ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको क्लियरली लिख भी लेते हैं। तो फ्लक्स फाई सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल पार्ट से फ्लक्स कैसा होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरियल वेक्टर एक दूसरे के कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। फाई सर्कुलर क्या हो जाएगा, फाई सर्कुलर हो जाएगा ई डीए, सर्कुलर ई डीए, डीए कैसा, सर्कुलर पार्ट का एरिया, और कैसे, टू सर्कुलर पार्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक चीज को लिख लेते हैं। ई डी आर पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल है। तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, डायरेक्टली लिख रहे हैं,
क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू 2 इंटू फ्लक्स थ्रू द सर्कुलर पार्ट ऑफ द सरफेस। और 2 का मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि आपने देखा था कि 2 सर्कुलर पार्ट थे, ये है और ये है, तो 2 सर्कुलर पार्ट थे, इसलिए हमने यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई किया। 2e इंटू डी एरिया ऑफ 2 सर्कुलर पार्ट, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया। तो एरिया जो है वो किसका है, सर्कुलर पार्ट का है। इसी एरिया को क्या कह दिया, एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट ऑफ द सिलेंडर। फर्स्ट इक्वेशन मान ली। अब हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी पता है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, क्यू जो होगा, चार्ज जो होगा वो क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। यही हमारा दूसरा या तीसरा इक्वेशन हम लोगों ने मान लिया है। तो बाय गॉसेस थ्योरम हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको सेकंड इक्वेशन मान लिया। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हमने क्या देखा, फाई इज इक्वल टू 2e लेकिन जो डीए है वो क्या है, होल सीट के लिए। अब एक चीज नोटिस करो, ये जो डीए था वो किसका था, सर्कुलर का था। पूरे के पूरे जो सर्कुलर सरफेस थे उनका डीए था। सोचो अगर हम पूरी की पूरी प्लेन सीट की बात करें, यानी कि ये पूरी की पूरी जो हमारी प्लेन सीट है, सोचो जरा, ये जो डीए था यही तो था, ये बना था डीए, यही तो था सर्कुलर पार्ट का जो मैं यहां पर आपको हाईलाइट कर रहा हूं। जरा सोचो, ये डीए, फिर ऐसा ही ये डीए, फिर ऐसा ही ये डीए, फिर ऐसा ही ये वाला डी, यानी डीए 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 ही से तो मिल करके ये पूरी की पूरी हमारी थिन सीट बनी हुई है। हमने यही तो आपको बताया था। तो जरा सोचो, फॉर होल प्लेन सीट, यानी पूरी प्लेन सीट के लिए क्या हम डीए को ए नहीं लिख सकते? और जहां पर ए क्या है, ए जो है वो एरिया ऑफ प्लेन सीट है जिस पर चार्ज फैला हुआ है। ये जो हमने आपने देखा, हमने जो सिलेंडर माना है ये तो इमेजिनरी है। ये कैसा है, इमेजिनरी है भाई। क्यों इमेजिनरी है, क्योंकि ये गॉसियन सरफेस है, और गॉसियन सरफेस हमेशा कैसा होता है, इमेजिनरी होता है, आपको पहले ही पता है। तो ये डी ए में कैसे कन्वर्ट हो गया, ये कहानी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब आगे लिख लेते हैं। तो चार्ज Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, थर्ड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो फाई इज इक्वल टू 2e डी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q की वैल्यू रख दें तो क्या हो जाएगा, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जरा देखो हम क्या करें, इसको अलग लिख लेते हैं। कौन कौन से पार्ट को, इस पार्ट को और इस पार्ट को, क्योंकि ये नहीं दोनों की हमें जरूरत है। तो 2e a इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आप देखो कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है, ए से ए कैंसिल हो रहा है, तो ए से ए को हमने कैंसिल कर दिया। तो 2e इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 2 को हमने क्या किया, इस 2 को उठा करके नीचे फेंक दिया, तो E इज इक्वल टू क्या आ गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यही जो हमारा फॉर्मूला है, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन सीट। एक चीज देखो, ये एक प्लेन सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन है, क्योंकि सीट है तो सीट पर चार्ज फैला हुआ है पूरी ही सीट पर, और जब चार्ज फैला हुआ है सरफेस पर, तो इसीलिए आप एक चीज देखो, इस फॉर्मूले में चार्ज नहीं आया, चार्ज डेंसिटी आई। और कौन सी चार्ज डेंसिटी आई, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और आप लोगों को पता है जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है वो क्या होती है, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। तो इस फॉर्मूले को अगर आप चार्ज की टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो ऐसा भी लिख सकते हैं, क्यू इंटू 2 ए एप्सिलॉन नॉट, या 2 एप्सिलॉन नॉट ए भी लिख सकते हैं आप। तो याद रखना, एक सीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। मैं इस बात पे क्यों फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि एक सीट के कारण अपॉन में 2 है, और जब 2 सीट आएंगी, 2 सीट अगर सेम टाइप की हैं या अपोजिट टाइप की हैं, तो आप देखेंगे वहां पर 2 नीचे से नदारद हो जाएगा। यानी एक सीट के लिए अपॉन 2 है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और जब 2 सीट आएंगी तो वहां पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। कैसे होगा वो आगे आने वाले डेरिवेशंस में हम क्लियरली देखेंगे। फिलहाल आप यहाँ पर इतनी बात को दिमाग में रखना। तो यहाँ पर हम एक चीज कह सकते हैं कि जो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट निकल के आया है, वो E इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द प्लेट इफ सिग्मा इज पॉजिटिव। सबको पता है कि अगर हमारी प्लेट जो है वो पॉजिटिव है, तो E जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या होगी, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव प्लेट। वो अगर हमारी जो प्लेट है वो कैसी है, वो नेगेटिव है। सपोज दैट हमने मान ली कि हमारी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज फैला हुआ है, तो E जो होगा वो क्या होगा, यानी जो सिग्मा होगा उस सिग्मा की वैल्यू कैसी लेंगे, नेगेटिव लेंगे, यानी ये प्लेट की साइड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यही बात लिखी हुई है, E इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द प्लेट if sigma is positive and towards the plate if sigma is negative, यानी सिग्मा की वैल्यू पर E डिपेंड करेगा।
और हम अपने इस डेरिवेशन को करने के बाद आप लोगों से यही कहेंगे कि इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर करें, ताकि ये डेरिवेशन और भी लोगों के माइंड में क्लिक कर जाए, ताकि वो एग्जाम में बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर पाए। तो चलिए, मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।